ग्रुप से हट जाए सर। हट जाइए, सबको एडमिट कर दिया ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दिया सर और आपको होस्ट भी बना दिया। चलिए ठीक है। तो देखो, दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नोट कर लिया? नो सर। नो सर। नहीं। नोट करो। ये अभिषेक कुमार कौन है जी? 119 जानते हैं इसको? यस सर। यस सर। यस सर, जानते हैं। छोड़ो, ऐसे भी चला गया। ये सौरभ कुमार कौन है? रोल नंबर नहीं लिखा है। पता नहीं सर। जो रोल नंबर नहीं लिखा है उसको तो एंट्री नहीं मिलेगी। लिख लिया? नो सर। अभिषेक कुमार 119 जानते हैं इसको? यस सर। यस यस सर। सर। और राजीव कुमार U30 की यस सर। उर्मिला हना प्रताप। तो ये राजीव कुमार U30 को जान रहे हो? जी सर है। ठीक। कर लिए नोट सर। कर दिया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर नहीं हुआ है अभी। इतना देर बेटा, जल्दी कर। मॉनिटर हो गए तो सबसे पीछे रहता है। मॉनिटर चेंज करना पड़। मॉनिटर तो नहीं बदलेगा, मॉनिटर तो यही रहेगा। सर हम नहीं बोले थे सर, कोई और बोला था, आप हमको बोल रहे हैं। ओ, मॉनिटर नहीं बोला था। ऐसा हुआ सर, मेरा भी नहीं है। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। सर बोले स्क्रीनशॉट का। हो गया? फिगर सर बचा हुआ था सर। फिगर बचा हुआ है। हो गया सर? हो गया? यस सर। चलो ठीक, देखो।
क्या दिया, रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है, ये जो रिंग है ये रॉड के अलॉन्ग आगे पीछे मूव कर सकता है, स्मूथ रॉड है, ठीक है ना। बोलता है कि पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू द बॉडी बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ टेंशन। एक पार्टिकल देखो स्मॉल m मास का, ये रिंग से अटैच्ड है या लाइट स्ट्रिंग, है ना। द पार्टिकल इज हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विथ रॉड विथ स्ट्रिंग थॉट इज देन लेट फॉल। अभी बोल रहा कि ये क्या हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग तुम्हारा क्या टॉट है ना, टाइट है, यानी कि ये स्लैक नहीं, और इसका लेंथ कितना बोल रहा है कि L है स्ट्रिंग का, है ना। यहाँ पे मेंशन किया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरा कितना है, L है। किसी के घर से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। असित कुमार सर। ग्रीन शर्ट पहना हुआ है आईडी में। सब बोलता व्हेन द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड टू द रॉड एट एन एंगल थीटा। रॉड से जब स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, इधर कहीं पे, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे अटैच होगा, तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस एज स्लिप बाय द रिंग। तो रिंग कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा ऐसे तब तक along the rod by the ring and the angular velocity of ओमेगा ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बना। ये ठीक है, देखते हैं हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे बेटा बैकग्राउंड से किसी के घर से बड़ी आवाज आ रहा है, बातचीत करने का, कुछ कागज उगज पलटने का, उसी सब। आप सर म्यूट कर दीजिए ना उसको। अरे वही कर रहे हैं, अपने से कर लो म्यूट, समझदारी। हम म्यूट करेंगे तो फिर तो सबको म्यूट करने लगेंगे। अब बताओ हम पढ़ाएंगे कि देख देख तो म्यूट करते रहेंगे। समझना चाहिए, तुम्हें समझदार बच्चा है। देखो यहाँ पे देखो, ये इनिशियल सिचुएशन है ना। अभी देखो एक्चुअली में सबसे पहले देखें कि फोर्सेस क्या होगा। किसी भी समय पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो फोर्सेस होगा, तो रिंग का अपना एक वेट होगा, है ना, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रिंग से जुड़ा है तो टेंशन pv होगा, और रॉड के कांटेक्ट में एक नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर n, और तो कोई फोर्स नहीं होगा रिंग पे। वेट हो गया, रॉड के कांटेक्ट में नॉर्मल, स्ट्रिंग से जुड़ा है टेंशन, बस इतना ही। और इस स्मॉल पार्टिकल का वेट mg होगा और टेंशन t स्ट्रिंग में। तो हम लोग इसमें देखें रिंग और पार्टिकल को सिस्टम मान लेते, तो स्ट्रिंग दोनों को जोड़ रहा है, स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, है ना। तब स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है ना। ये दोनों मेरा क्या हो गया, टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स क्या, ग्रेविटी के द्वारा इस पे वेट लगाया गया, कैपिटल mg और स्मॉल mg, और रॉड के द्वारा जो नॉर्मल लगाया गया, तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है सब वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं है। इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नीचे गिरेगा, देखो ये नीचे अगर गिरेगा और ये अगर यहीं पे रह जाएगा रॉड, देखो रॉड यहीं पे रह जाएगा, पार्टिकल अगर ऐसे गिरेगा, तो इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो रहा है, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन घट रहा है ना, है? यानी कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन घट रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट कर जाएगा हॉरिजॉन्टली, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या देखे थे कि दो पार्टिकल एक टेबल पे अगर है, एक का मास अगर m है, एक का मास 2m है,
सर साउंड आपका नहीं आ रहा। यस सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। सर साउंड नहीं आ रहा सर। सर हेलो आवाज सर, नहीं साउंड नहीं आ रहा आपका सर। सर साउंड इधर ही रह जा रहा है। सर साउंड नहीं सर साउंड नहीं आ रहा है सर। लगता है सुनाई नहीं दे साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड ये आपका साउंड नहीं आ सर आपका साउंड आप ही के पास रह जा रहा है। लगता है सर चले गए हैं कहीं। सर साउंड नहीं आ रहा है सर। अरे सर कुछ नहीं लिख रहे हैं, नहीं है पे यहाँ पे। नहीं अरे है, रुक नहीं जाओ है। रुक जाओ, काहे हल्ला कर रहा हो। सर यहाँ पे नहीं है, कुछ लिखने रहे तो। साउंड नहीं आ रहा है सर। रुक जाइए विधायक जी, आएंगे सर अरे आएंगे। सर अरे नहीं है यहाँ भाई पे। सब्र करो। नहीं सर की वीडियो ऑफ है ना जी, सब्र करो। यहाँ पर धीरे अपना म्यूट। सर कुछ पता नहीं चल रहा है सर। सर है ये नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई। अरे सर सर है रे। वीडियो में देखो, वीडियो सर सर आ आवाज गया नहीं बेटा। हाँ सर आ रहा है। अब आ रहा है सर। ठीक है। आ रहा है सर। हाँ रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। यस सर। ओनली होस्ट कौन से है, तो होस्ट तो हमको दिखा ही रहा है जी उसमें। होस्ट स्क्रीन कहाँ है सर? अरे सब आएगा बेटा, अब देखो ना तुम। सर वेटिंग रूम में एक लड़का है आदित्य कृष्ण, ले लीजिए। वेटिंग रूम में कौन है? आदित्य कृष्णा, ले ले। यस सर। ठीक है। देखो क्या हुआ जी, स्क्रीन नहीं जा रहा है? नो सर स्क्रीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा नहीं है ना? सर। अभी हो रहा है देख रहे सर, थे, क्यों घूम रहा है। यू आर शेयरिंग स्क्रीन जबकि लिख तो रहा है। नहीं आ रहा सर। अभी हट गया। करे बेटा इसी नहीं में। आ रहा है सर। हाँ कर रहे, फिर से कर रहे। यस सर। अब आया? यस सर। यस सर। आदित्य कृष्णा 170 तो आ ही रहा। अमन कुमार 139। अमन है जी 139। यस यस सर। सर। चारवी भारद्वाज 48 है ना बेटा? यस चारवी भारद्वाज सर। 48। अच्छा बेटा ठीक। हाँ देखो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास केवल कब नहीं शिफ्ट होगा, अगर छोटा वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड आ रहा है तो बड़ा वाला पार्टिकल को भी राइट साइड आना होगा। यही कि छोटा वाला ज्यादा मूव करेगा, बड़ा वाला कम मूव करेगा। तो देखो एक बार फिर इसका एक और फिगर लेके हम लोग करते हैं। अभी किसका फोन आ रहा है, फोन क्यों कर रहा है? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। तो बेटा अंदर तो किए हैं ना, तुम लोग को अभी एक को ऐड किए हैं। चलो ठीक है, फोन काटो फोन काटो फोन काटो, कर रहे हैं। बेटा तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम है, इधर से एडमिट किए हुए हैं सबको।
इधर से सबको एडमिट किए हुए हैं। ले जी प्रॉब्लम लाना उधर नहीं साइड रहा से तो है। 5 रुपया। अब उसने पिचकल वाला नहीं लेनी, पिचकल वाला भी अगर रहा तो 5 रुपया। अच्छा ठीक है बेटा, हो गया, बात मत करो अब। देखो इधर, देखो दूसरा फिगर इसका हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो रिंग होगा अपने पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। जब ये नीचे गिरने लगेगा तो रिंग अब वहां पे ना होके रिंग तुम्हारा इधर कहीं पे होगा। ये यहाँ पे रिंग आ गया, और ये जो स्ट्रिंग होगा ये तुम्हारा देखो ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। देखो, और वो जो बीड है वो इसके इस एंड पे एक ऐसे अमन है मूव सर, को करेगा। ले लीजिए। बेटा ऐड तो सबको किए हुए है, वो लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी तक वो लोग नहीं कोई नहीं हुआ है। वो लोग जिसको जिसको वो लोग प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर से वो अपने को डिस्कनेक्ट करके आए तो उसको फिर से एंट्री अंदर करते हैं, ठीक है? ताकि वो लोग का नेटवर्क की वजह से हो रहा है, वो लोग का नेटवर्क बहुत स्लो है। अब देखो यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कितना मूव कर गया है, यहाँ से यहाँ ये आगे मूव कर गया है एस। कितना मूव किया है हॉरिजॉन्टली? ये एस मूव किया है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि रॉड के रिस्पेक्ट में। रॉड रेस्ट में है तो रॉड को ग्राउंड ही फ्रेम हम लोग बोलेंगे। और ये कितना एंगल पे अब स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग जो है वो थीटा एंगल पे आ चुका है, ये थीटा एंगल पे। तो स्ट्रिंग का लेंथ तो बेटा एल है ना, तो इसको देखो तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तब ये सामने वाला साइड को हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग का लेंथ एल है, ठीक है? कितना स्ट्रिंग का लेंथ? एल है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा ना। तो वर्टिकली ये कितना गिरा? बोलो। एल साइन थीटा। एल साइन थीटा सर। अब बता, शुरू में दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था? बताओ, ये सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है शुरू में? ये एल है, हॉरिजॉन्टली एल है सेपरेशन। अब सेपरेशन कितना रह गया? देखो अब रह गया एल कॉस थीटा। बिल्कुल सही बोला बेटा, ये यहाँ से यहाँ यही ना सेपरेशन है दोनों के बीच में, है? अब दोनों के बीच का सेपरेशन रह गया है एल कॉस थीटा। शुरू में सेपरेशन एल था। बताओ, शुरू में कोई मेरे से 10 मीटर पे है, अब वो मेरे से 6 मीटर पे है, तो बताओ वो मेरे तरफ कितना मूव किया? 4 मीटर। यही ना कहोगे तुम, है? तो ये बताओ, शुरू में बेटा दोनों का वेलोसिटी क्या है? 0 है। अभी तक 4वीं एंट्री नहीं हुआ है। आदित्य कृष्णा कहाँ ये सब एंटर कर पा रहा है? वो लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एंट्री दे रहे हैं वो लोग आ ही नहीं रहा है। हाँ देखो, तो बेटा ये बताओ शुरू में क्या था? शुरू में इसका भी वेलोसिटी 0 है, इसका भी वेलोसिटी है। तो क्या बोले थे? अगर एसीएम 0 हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसीएम 0 है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना? और VCM भी 0 हो तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा। उसमें कंडीशन हम लोग क्या यूज करेंगे? तो उसमें तुम लोग को बताए थे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रिंग का डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है तो हम लोग ये यूज करेंगे पहला वाला क्वेश्चन के लिए। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कितना लिखेंगे? तो माइनस किसका मास लेंगे? पार्टिकल का। पार्टिकल का मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, वही पार्टिकल मेरा कौन है? बीड है, बीड को बी बोले, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रिंग के रिस्पेक्ट में ना इसको लेंगे।
याद आया ना फॉर्मूला, डिवाइडेड sir. बाई टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और दूसरा वाला टर्म क्यों लिखा है कैपिटल एम वाला, क्योंकि वो कैपिटल एम का ही डिस्प्लेसमेंट मांगेगा कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग, तो जीरो हो जाएगा, जीरो है ना। यस अब ई बताओ, ई कितना, ई तो हुआ माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। और ये बताओ एक्स क्या वो रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट, वाई रिप्रेजेंट करता है वाई का। तो बताओ बिड रिंग के रेस्पेक्ट में एक्स की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ है, एल माइनस रिंग से पहले कितना डिस्टेंस पे था, एल डिस्टेंस पे, अब रिंग से कितना डिस्टेंस पे है, L cos theta. एल कॉस थीटा, यहाँ पे एल था, तो ई बताओ एल बड़ा है ना एल कॉस थीटा से, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया एल माइनस एल कॉस थीटा। और किधर हुआ, लेफ्ट साइड हुआ कि राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड हुआ, रिंग के Left तरफ side. हुआ है। तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस Negative. तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एम इंटू कितना हुआ बिड का रिंग के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल कॉमन हो जाएगा ना, डिवाइडेड sir. बाय एम प्लस एम। अब इसी को एस बोले थे ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो Yes, माइनस sir. माइनस प्लस हो गया। तो प्लस साइन क्या बता रहा है कि रिंग किधर साइड डिस्प्लेस हुआ, लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड तो Right फिगर में side. भी देखो राइट ही साइड ना डिस्प्लेस किया है, ये देखो किधर डिस्प्लेस किया है इसको, राइट Right ही side. साइड हो गया है ना। तो इतना एल 1 माइनस एम प्लस एम। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो बेटा। No, sir. सर तो बेटा नोट करो ये इतना जल्दी फटा सा, तब फिर इसके आगे लपट होगा। हो गया कर लिए सर M1 X1 बराबर M2 X2 से नहीं बने, बोलो पेमेंट भी कर दिए हैं, सिखा, बोलो पेमेंट भी कर चुके हैं। सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है सर। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है जी, आप ही के बैकग्राउंड से सर। अच्छा मेरी यहाँ से आवाज आ रहा है, चलो नोट कर दिया। सर M1 सर, X1 बराबर M2 X2 से नहीं बनेगा क्या क्या बेटा, सर M1 X1 हाँ। बराबर M2 X2 से बनेगा कि नहीं, M1 X1 बराबर सर M2 तो ऐसे थोड़ा सा का है, तो बनेगा, इससे भी external बनेगा, force तो लेकिन नहीं है। वहां पे क्या हो गया, वो दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है, समझा। तो ग्राउंड Yes, के sir, तो रेस्पेक्ट ground में के अभी respect तुमको में ही लेंगे। डिस्प्लेसमेंट नहीं ना पता कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रिंग का, और उसका नहीं, दूसरा sir। तरीका बताए थे निकालने के लिए, और उसी से तो ड्राइव करके लाए थे ना, M1 X1 इक्वल टू M2 X2 किए थे, यस हैं? सर उसी से ये रिजल्ट ड्राइव करके लाए थे। सर तो ऐसे बना देते दूसरा आंसर आ रहा है। अच्छा आएगा नहीं तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना जी, तो तुम M1 X1 इक्वल टू M2 X2 किया, तो X2 है कितना, छोटा वाला मास का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सर X2 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में M कितना माइनस हुआ X माइनस L cos बेटा, इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसके L रेस्पेक्ट में माइनस इसका X देखो यहाँ पे X2 जो हो L जाएगा, माइनस वो क्या हो गया, देखो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस पार्टिकल का इस साइड हुआ है, लेफ्ट साइड कितना हुआ है, माइनस एल
1 माइनस कॉस थीटा इतना हुआ, इसमें एस और माइनस जुटेगा, ठीक है ना, प्लस क्या लिखना पड़ेगा सर एस, ये इतना x2 हो जाएगा, तब जाके सर तुम्हारा आंसर आएगा। यस सर वैसे ही बना रहे हैं सर। सर रिंग का डिस्प्लेसमेंट x है तुम उसे और बना सर जो बता स्मॉल मास का m हो गया सर। हो गया। क्या है इसका? चलो अगला पार्ट इसका देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग बताना जब ये थीटा एंगल पे है, मतलब इस समय स्ट्रिंग का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इस मोमेंट पे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है। देखो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को हम लोग कहाँ पे, इस रिंग पे मान लेते हैं कि बैठा हुआ है, रिंग के साथ वो चल रहा है। उससे भी आ गया सर। आ गया ना, आएगा ही, सही तरीके से लिखोगे तब ना, वहां पे तुमको एस जोड़ना पड़ेगा साथ में। देखो इस पे बैठा हुआ है तो इसको क्या लगेगा, ऑब्जर्वर तो रिंग ही पे है, तो रिंग इसके लिए मोशन में है कि रेस्ट में है, रेस्ट में। रेस्ट में है ना। अब बताओ यहां से दूसरा जो पार्टिकल है m वो l डिस्टेंस पे हमेशा मिलेगा ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे इधर चाहे यहां से ये l हो चाहे इधर से ये l हो, हमेशा l ही डिस्टेंस पे रहेगा, ये पार्टिकल रहेगा ना। यस सर। अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है इस तरह से कि हमेशा वो उससे एक सर्टेन डिस्टेंस में मिलता है, तो उसका पाथ उस पॉइंट के अबाउट कैसा कहलाता है, सर्कल। तो इसका मतलब ये स्मॉल m जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है उसके लेंथ के परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। मतलब ये जो लेंथ जो है यानी कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका वेलोसिटी इधर कहीं पे इस डायरेक्शन में, और ये क्या इस वेलोसिटी को वो लिखेंगे वी आर मीन्स ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, यानी कि इसको हम लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रिंग, ये बेटा रिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब रिंग का वेलोसिटी भी तो कुछ होगा, रिंग भी तो आगे आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो मान लेते हैं जब ये ऑब्जर्वर यहाँ से उतर के जब ये ग्राउंड पे यानी कि रॉड पे आके खड़ा हुआ, रॉड रेस्ट में यानी कि वही ग्राउंड है जो हमेशा रुका हुआ, वही ग्राउंड है ना। तो इसको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये रिंग तो आगे भाग रहा है, कितना वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, कैपिटल V से, कितना से आगे भाग रहा है जी, कैपिटल V। कैपिटल V से, तो इसको भी तो एगो कैपिटल V इधर देगा। यस सर। और इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा उसी को क्या बोलोगे, उसी को वही सर स्पीड हो जाएगा इसका, इसी को कहो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी बोलेगा, ओमेगा। ठीक है ना, नहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में से वेलोसिटी बोलेगा। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सारे वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे, एक वर्टिकल लाइन के अलावा ठीक ना, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा। तो ये बताओ ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा ना ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। इसका मतलब फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, होगा। तब नेट वेलोसिटी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव हम मान रहे हैं, तो कैपिटल V माइनस
वी आर साइन थीटा, इधर इस वर्टिकल लाइन पे ना इसका वी आर कॉस थीटा आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा, वी आर साइन थीटा होगा, यस सर। होगा। हाँ, तो इसको हम लोग बेटा अब अगला सॉल्व करेंगे, वो कैसे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। क्यों मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए किस डायरेक्शन में कंजर्व किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तीन तीन एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल, कैपिटल एम जी और स्मॉल एम जी, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो बाई COLL, हाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किधर, इन horizontal, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर रिंग एंड बिट सिस्टम, है ना। तो बताओ Yes. इनिशियल बिट भी रेस्ट में, रिंग भी रेस्ट में, तो टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का क्या, जीरो। जीरो। फाइनली कितना हो जाएगा, कौन है जी, सत्यम कुमार U30 है, यस सर। जी सर है। आ गया। तो बताओ टोटल इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम क्या है, तो रिंग का है कैपिटल एम वेलोसिटी इनटू उसका वेलोसिटी है कैपिटल वी, है ना, राइट साइड है तो पॉजिटिव, और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, स्मॉल एम, इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल वी राइट साइड है तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में है वी आर साइन यू थीटा, sin ये थीटा। नेगेटिव, है ना, है yes sir, जो राइट साइड वेलोसिटी पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। अब देख सकते हो ये वाला दोनों टर्म एक साथ जुड़ जाएगा, कैपिटल वी वाला, ये माइनस एम वी आर साइन थीटा उसको उस साइड पर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम VR वी sin आर theta, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी। into V, ये हुआ पहला इक्वेशन। अननोन कितना है, दो है, कौन कौन अननोन है, एक है कैपिटल वी, एक है वी आर। अब क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व करेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे इस वजह से कि कैपिटल एमजी और नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये रिंग भाग रहा है राइट साइड, और ये दोनों फोर्स कैपिटल एमजी भी और नॉर्मल भी दोनों परपेंडिकुलर, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वर्क नहीं कर रहा। अटेंशन, हम लोग जानते हैं किसी सिस्टम में उसका टोटल वर्क जीरो होता है, एक तरफ जितना पॉजिटिव वर्क करता है तो दूसरा तरफ उतना ही नेगेटिव, वही ना वर्चुअल वर्क मेथड यूज करते थे, टोटल वर्क टेंशन का जीरो करके निकालते थे, स्ट्रिंग में कांस्टेंट रिलेशन। बच गया स्मॉल एमजी, यही स्मॉल एमजी केवल वर्क कर रहा है, और ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, इसलिए एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व कर। तो बताओ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, is equal to minus of change of potential. potential in तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज लिखना है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल एनर्जी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, और उसका कितना है, तो हाफ स्मॉल एम, उसके पास दो वेलोसिटी है बेटा, यस सर, बी स्क्वायर हाँ, प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला एंगल है 90 डिग्री, है ना, है yes sir, Yes, कितना लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस कैपिटल यू वी स्क्वायर V स्क्वायर square plus B VR square बी स्क्वायर प्लस प्लस वी यू आर स्क्वायर स्क्वायर
माइनस नहीं प्लस 2 v इंटू वी आर इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यस सर। है ना। और दिस और इनिशियल एनर्जी क्या है? तो इनिशियल तो दोनों ही 0 है, 0 प्लस 0 दोनों रेस्ट में था, ठीक है। इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बाहर एक माइनस है। बताओ, केवल यही ना गिर रहा है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। ये नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, कितना से घटा? तो माइनस mg l साइन थीटा। ये लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए, नीचे करके लिख देते हैं। इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस mgl साइन थीटा। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से मुझे VR निकल जाएगा। और कितना VR का वैल्यू निकलेगा? तो ये निकलेगा 2m प्लस mg साइन थीटा 2m प्लस m gl साइन थीटा बाई m प्लस m cos थीटा स्क्वायर, m प्लस m cos थीटा का स्क्वायर, ये आएगा। तो मुझे क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ना, ओमेगा। ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा? देखो, एंगुलर वेलोसिटी तुम लोग को यार भाई काइनेमेटिक्स में बताए थे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना हो एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो देखो, इस बीड को कौन और इस रिंग को कौन ज्वाइन कर रहा है? यही लाइन ना, स्ट्रिंग है। यस यस कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकाले थे? रिलेटिव यार परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो देखो, ये मैन जब इस पे खड़ा है तो इसको केवल रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो केवल VR है, अरे VR इसके परपेंडिकुलर है ना। यस सर, हाँ? नहीं दिखा। क्योंकि जब मैन इस पे खड़ा है तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका भी V कटेगा, इसका भी V कटेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में तो केवल यही ना वेलोसिटी है, रिंग के रेस्पेक्ट में बीट का वेलोसिटी क्या है? VR, और वो भी परपेंडिकुलर है स्ट्रिंग के। वो भी क्या है? स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो यही तो चाहिए था, रिलेटिव परपेंडिकुलर। तो यानी VR डिवाइडेड बाई L, यही एंगुलर वेलोसिटी हो, ठीक ना। हाँ? तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, यस सर। ओमेगा इक्वल टू कितना? VR बाई L। तो VR ऊपर निकाल L डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 2m प्लस m g साइन थीटा बाई m प्लस m cos थीटा स्क्वायर इंटू L, और पूरा टर्म रूट के, ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो नोट करो, पहला वाला पार्ट नोट कर दिया है। हो गया सर। सर रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। तो शुरू से देखो, ऊपर से दिखा देते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। यस सर।
नो सर। निशांत कुमार U30 कौन है जी? क्या सर? निशांत कुमार U30 नो है कोई? नहीं निशांत है, कुमार छोड़ दे। नहीं सॉरी नीतीश है, नहीं है। नीतीश कुमार U30। है सर, है। यस सर है। ठीक, चलो अब यहाँ से लो फोटो। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। कर देना। ठीक है। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। लिख लिया। अब इसका ले लो। रुक जाइए सर यहाँ से। सर ऊपर कर दीजिए सर। हो गया सर। हो गया? रुक जाइए सर। सर ऊपर सर। यस सर। सर ऊपर कीजिए ना सर। कोरोना में नीचे। है सर। ऊपर सर लास्ट वाला आंसर। ओमिक्रॉन के न्यू पेशेंट। नीचे वाला दिखाइए ना सर। चलो हो गया? यस सर। सेकंड वाला एक बार फिर से समझा। जी सर हो गया। रुकिए सर। इसको सेकंड वाला समझना फिर से बताओ। तुमको ऋषभ U30 कौन है जी? जी सर है एक बच्चा। हो गया सर, बढ़िया। हो गया? ठीक, करते हैं। देखो सेकंड वाला फिर से दो। तो बेटा रिंग से हमेशा बीड एल डिस्टेंस पे ही रहेगा, यानी कि रिंग के रेस्पेक्ट में इसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है ना। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे होता है तो हमेशा रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है, टेंजेंट के तहत। और रेडियल लाइन कौन बनता है? स्ट्रिंग। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे यानी कि वेलोसिटी होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बीड विथ रेस्पेक्ट टू रिंग। तो रिंग के रेस्पेक्ट में बीड का वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसे VR। अब ऑब्जर्वर जब ये ग्राउंड पे आया तो इसको एहसास हुआ कि तो जिसपे खड़ा था वो तो खुद भी वेलोसिटी से भाग रहा है, क्योंकि अर्थ स्पेस पे भाग रहा है, अर्थ पे खड़े हैं, फिर भी अर्थ को क्या समझते हैं? रेस्ट में, है ना। अर्थ के बाहर जाएंगे तब ना अर्थ दिखेगा कि भाग रहा है। तो ये जब आया ग्राउंड पे जब क्या देख रहा है कि ये तो रिंग तो खुद भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि रिंग के रेस्पेक्ट में जो जो बीट का वेलोसिटी उसमें भी V ऐड जोड़ना पड़ेगा। तो रिंग के पास है एक V और बीट के पास दो वेलोसिटी है, एक है कैपिटल V और एक है V रिलेटिव। ठीक है। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। पहले रिंग भी रेस्ट में था यहाँ पे और बीट भी रेस्ट में था, तो टोटल मोमेंटम क्या है? 0। अब रिंग का फाइनल वेलोसिटी है V, तो इसका मोमेंटम m इंटू कैपिटल V। और बीट के दो वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा है? एक है कैपिटल V, एगो VR का कॉस कंपोनेंट नीचे, साइन कंपोनेंट पीछे। तो मुझे हॉरिजॉन्टल वाला VR साइन थीटा से मतलब है ना, तो ये लेफ्ट साइड है। तो क्या होगा? एक आगे है कैपिटल V पॉजिटिव डायरेक्शन में और पीछे -VR साइन थीटा, तो इसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि पीछे है। तो इसलिए टोटल इसका वेलोसिटी हो गया कैपिटल V -VR साइन थीटा। तो मास इंटू वेलोसिटी ये बन गया उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम। तो कैपिटल M को एक साथ लिखिए, तो VR और कैपिटल M में एक रिलेशन आ गया। दो अननोन है, एक कैपिटल V एक VR। इक्वेशन मेरे पास क्या है? एक है। अब क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो क्या बोलता है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली
रिंग का वेलोसिटी है v, तो इसका एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और बिट के पास दो वेलोसिटी है, कैपिटल V और VR, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो लिखेंगे हाफ m, है ना, स्पीड का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट रूट अंडर ए का प्लस बी का प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा ना, तो स्पीड का स्क्वायर किए तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab और कितना कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 90 प्लस थीटा, है ना। इनिशियली दोनों रेस्ट में था, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में रहा है इज इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिंग तो इसी लाइन पे मूव कर रहा है, तो रिंग का तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, हाँ ये नीचे गिर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, कितना से घटा, तो माइनस mg, जितना हाइट से गिरा, कितना हाइट से गिरा l sin थीटा से गिरा, तो माइनस mg l sin थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लोगे तो VR मिल जाएगा, VR आ गया। यही क्या हो गया, रिंग के रेस्पेक्ट में बीट का वेलोसिटी, और हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन किए थे काइनेमेटिक्स में, तो रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो बताओ रिंग के रेस्पेक्ट में बीट का तो यही ना केवल वेलोसिटी है VR, और ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय स्ट्रिंग का लेंथ, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन, तो कितना VR बाय L, VR निकाल चुके, L अंदर जाके डिवाइड कर देंगे, इतना आंसर हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। नो सर। आनंद मोहन कौन है जी, रोल नंबर 125 है सर। है सर। ठीक हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, कॉलिजन। सर नीतीश बैटिंग रूम में, सर उसको ले लीजिए। बेटा उसको वेटिंग रूम में ले चुके हैं, अब वो लोग का नेटवर्क स्लो है, वो लोग को इन कर लिए, फिर भी वो लोग को ज्वाइन होने में बहुत टाइम लग जा रहा है। मोबाइल का नेटवर्क वैसे एरिया में होगा जहाँ पे उसका नेटवर्क बहुत स्लो होगा। 3 लोग बैटिंग रूम में अभी इंतजार कर रहा है। बार बार मैसेज करके बोल रहा है सर ज्वाइन करने वाले के लिए। तो क्या करे, वो नीतीश अंदर आ चुका है, देखो तो या हट गया होगा। देखो स्क्रीन पे ज्वाइनिंग दोनों को लिख रहा है, आनंद मोहन को भी अंदर लिए, ऋषभ यू को लिए, कब का अंदर कर दिया, अभी तक ज्वाइनिंग दिखा रहा है। और नीतीश अगर अभी तक अंदर नहीं आया है, इसका मतलब उसको वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। उन लोग का नेटवर्क स्लो है, तो उसको हम बढ़ाएंगे जाके नेटवर्क का स्पीड। नीतीश सर पढ़ने हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? लिखे इसको। नीतीश आ गया ग्रुप में, कहा 3 को फिर दिखा रहा है, नहीं आया, ये लोग नहीं आ लिख पाए। ले। हाँ लिखना तो पड़ेगा ही ना। देखो कॉलिजन किसे कहते हैं, पहले ये समझ। जब 2 पार्टिकल या 2 बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं। ठीक है, देखो कॉलिजन इज सेड टू अकर इफ द 2 बॉडी इंटरेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और दिस हेलो। हाँ संदीप जी बोल रहे हैं क्या? जी आप कौन? अखिलेश बात कर रहे हैं भारतीय जनरल इंश्योरेंस से। भारतीय जनरल, हाँ बोलिए। कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है सर आपको? जी हाँ। कहाँ पे है? अभी तो मंगलम मोटर में सुबह आके ले गया करीब 10 बजे। कहाँ पे? मंगलम मोटर्स में ले गया है भाई, घर से। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मंगल मोटर कहाँ है? अब हम क्या जाने, ओम प्रतिमा अपार्टमेंट से हम बोल रहे हैं, मेरा घर ओम प्रतिमा अपार्टमेंट में है, गाय घाट में है। गाड़ी पटना। हाँ पटना। ठीक है सर, ठीक है। आनंद मोहन 125 है सर है। वो लोग आ कहाँ रहा है अंदर, केवल सबको ज्वाइनिंग कर दिए, नेटवर्क वो लोग का इश्यू। देखो लेकिन शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही क्या होता है कि मोमेंटम अगर तुम्हारा क्या हो गया, अगर दोनों का चेंज हो गया, इमीडिएट कोलाइड करते ही दोनों का वेलोसिटी बदल गया,
यानी शॉर्ट टाइम इंटरवल में अगर मोमेंटम बदल जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्यों बदलेगा, यानी कि शॉर्ट टाइम इंटरवल में देखो बहुत छोटे टाइम के लिए दो बॉडी एक दूसरे को कांटेक्ट में है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज फाइनाइट हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब फोर्स बहुत लार्ज होगा, तभी पॉसिबल है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो देखो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है, अरे देखो चेंज इन वेलोसिटी शॉर्ट टाइम इंटरवल में देखो तो डीवी होगा ना। अरे डीवी बाई डी टी क्या पढ़ा है तुम लोग, एक्सेलरेशन पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी डीवी जो है वो a इंटू डी टी, और ये बोल रहा है फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट हो गया चेंज इन मोमेंटम। कैसे फाइनाइट हो गया भाई, जबकि dt तो बहुत छोटा है, ये तो टेंस टू 0 है। वो तभी होगा जब a क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा, इंफिनिटी होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलस में पढ़ोगे इंफिनिटी इंटू 0 जो होता है ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू होता है, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो ऋषभ आकाश कुमार 23 है जी, है? यस सर। यस सर है। चलिए तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी शॉर्ट टाइम इंटरवल में केवल तभी चेंज होगा जब तुम्हारा क्या होगा, फोर्स बहुत लार्ज होगा उस पीरियड में, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल में जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करता है तो इस फोर्स को नाम भी दिया गया, उसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। देखो यहाँ अब टाइप ऑफ कॉलिजन कितने तरह का होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले एनर्जी के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सर एनर्जी के बेसिस है सर लार्ज फोर्स सर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना का लगभग बराबर होना चाहिए? बहुत बड़ा। अब तू सोचो कि गाड़ी से जा रहे हो तुम, अचानक से सामने से ट्रक से धक्का लग गया तो कितना लार्ज फोर्स लगता होगा। वो तो सर बहुत ज्यादा वो जो गाड़ी में पड़ा हुआ आदमी उसको निपटते ज्यादा टाइम लगता है फिर ऊपर जाने में? नहीं ना। तो ये बताओ, कोई अगर बहुत बड़ा फोर्स है तुमको कोई चीज, जैसे कि तुम ट्रेन के आगे खड़ा हो गया पटरी पे, मॉनिटर है ना, और ट्रेन आया तो तुम बताओ ट्रेन तुमसे टकराएगा तो तुमको पता चलेगा, तुम तो मरते पता नहीं चलेगा। जैसे ट्रेन सटेगा वैसे ही प्राण निकल जाए। सब बॉडी बनाया रजनी। तो काहे सारा बॉडी कुछ नहीं काम देगा उससे। ट्रेन रुक जाएगा सर। तब तो चाहे इसको सर क्या किसी समझ गांव में लिया कस है, के पिटाएगा तब उसमें भी ज्यादा फोर्स लगेगा। मॉनिटर मॉनिटर है, ठीक है ना। अब इसको देखो यार, अब कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि लार्ज फोर्स जब किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल में एक्ट करता है ना, छोटा ही टाइम के लिए, तो वो तुम्हारा फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस कर देता है। सर हम कह रहे हैं कि सर इसे छोटा सा हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट जैसे पेन है सर, इसी दोनों को अगर जो टकराते हैं तो भी तो सर क्या बेटा, फिर से बोलो फिर से बोलो। ले लें इसे, आवाज तुम्हारा लड़खड़ा जा रहा है, है। आवाज लड़खड़ा रहा, पता नहीं चल रहा, फिर से बोलो। अभी कहाँ टू कर रहा है तो उसे हमको क्या समझ में आएगा। तुम्हारा नेटवर्क आनंद मोहन 125 है। यस सर। नवनीत कश्यप 81 है जी। यस सर। है सर है। नवनीत कश्यप है, चलो। अभी इम्पल्स धीरे धीरे समझेंगे, अभी तुम रहो ना, प्रॉब्लम जैसे जैसे आएगा समझेंगे, ठीक है ना। है देखो, तो एनर्जी के बेसिस पे कॉलिजन जो होता है वो 3 तरह का होता है। वो इलास्टिक कॉलिजन कहा गया है, एक को परफेक्टली और कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन कहा गया है, और एक को क्या बोला गया है, एक को बोला गया है इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम का किए थे।
ऊपर में। ये वाला क्वेश्चन याद आया? ये वाला यस सर। जब m को 2m की तरफ थ्रो कर दिए थे तो क्या हुआ था? पहले दोनों के बीच में सेपरेशन घट रहा था, है ना? मैक्सिमम कंप्रेशन पहले आता है। सिचुएशन क्या आता है पहले? मैक्सिमम कंप्रेशन। दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम हो जाता है। फिर उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन से फिर से नेचुरल लेंथ की तरफ दोनों भागने लगता है। फिर स्प्रिंग थोड़ा देर के बाद नेचुरल लेंथ अटेंड कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है? मैक्सिमम इलोंगेशन में जाता है ना? तो देखो इसी को समझाने के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। देखो ये हो गया ग्राउंड, दो ब्लॉक है, M2 और एक है M1। क्या भौंक रहा है? क्यों? कुत्ता भूख रहा था, तुमको उससे क्या मतलब है? तुमको भी मन क्या कर रहा है जी? अच्छा, ये है M1। ये इसके तरफ जा रहा है, हो सकता है दोनों भाग रहा हो। ये U2 से और ये U1 से, लेकिन U1 बड़ा है U2 से, तो क्या हो जाएगा? कोलाइड कर जाएगा। पीछे वाला का हो स्पीड अगर जाएगा। बड़ा है तो वो तो कंसाइड करेगा ना उससे जाके। यस सर। तो तब ये देखो, तो ये इससे कंसाइड करे, मतलब कि ये इससे कोलाइड करेगा, कंसाइड नहीं कोलाइड करेगा। कोलाइड यस। तो सबसे पहले ये इसके कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा। तो स्प्रिंग के पहले कांटेक्ट में जब ये आएगा, ठीक है ना, दोनों इधर कहीं पे मान लेते ये यहाँ पे, और ये जो स्प्रिंग था ये आया कांटेक्ट, जस्ट अभी सटा है। इसका स्पीड है U1 और इसका स्पीड है U2। इसका स्पीड क्या है? पीछे वाला का ज्यादा है, तो ये ज्यादा मूव करेगा, ये कम मूव कर पाएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, है ना? यानी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है।
कब तक डिफॉर्मेशन आता रहेगा? जब तक कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल इक्वल ना हो जाए तब तक स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता रहेगा। और जब दोनों का वेलोसिटी v और v हो गया, ठीक है ना, तब बताओ उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है, यानी कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में आ गया है। लेकिन अब स्प्रिंग क्या अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो इसको आगे पुश करेगा और इसको पीछे पुश करेगा। अब पीछे वाला का स्पीड घट जाएगा, आगे वाला का बढ़ जाएगा। अब कौन ज्यादा मूव करेगा? अब आगे वाला ज्यादा मूव आगे करेगा, वाला। करेगा है? यस सर। है ना जी? अब आगे वाला, अब पीछे वाला क्या होगा? कम मूव करेगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा है। अब कौन बड़ा हो गया है? अब V2 बड़ा हो गया V2। V1। इसके बाद अगला सिचुएशन क्या होगा? जब स्प्रिंग अभी भी स्प्रिंग कंप्रेशन में, तो इस पे फोर्स आगे लगेगा और इस पे फोर्स पीछे लगेगा ना, है? यस सर। तो अब ये ब्लॉक का स्पीड और घट जाएगा। मान लेते V1 डैश हो गया और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गया है। स्प्रिंग क्या आ गया है? नेचुरल लेंथ में आ गया है। और इसका ये मास m2, ये मास m1, इसका कितना स्पीड है? इसका है V2, है ना? बोलो। यस सर। इसका है V1 और इसका है V2, ठीक है? अब बताओ, अब V2 तो V1 से और बड़ा हो गया है ना? नेचुरल लेंथ तक जाते जाते पुश ही कर रहा था, तो V2 डैश V1 से और बड़ा हो गया। अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब इसके बाद क्या होगा? नेचुरल लेंथ से एलोंगेशन की तरफ जाएगा, है? यस सर। वहां पे देखे थे नेचुरल लेंथ में आने के बाद इलोंगेशन में गया था, तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ के बाद इलोंगेशन में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है M2 से केवल जुड़ा हुआ है, M1 से नहीं जुड़ा हुआ है, और M2 का स्पीड M1 से बड़ा हो गया, तो ये अब अलग हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? M2 जो है स्पीड ज्यादा है M1 से, तो ये उसके बाद ये नेचुरल लेंथ का नेचुरल लेंथ पर रह जाएगा और ये तुम्हारा अलग हो जाएगा V2 डैश स्पीड से और ये V1 डैश स्पीड से। अब दोनों स्प्रिंग चूंकि अलग हो चुका है, तो अब स्प्रिंग फोर्स लगा ही नहीं रहा है। अब दोनों ये अपना V2 डैश से मूव करने लगेगा, जो इसको फाइनल वेलोसिटी हो गया, इसका फाइनल V1 डैश हो गया, ये V1 डैश से मूव करने लगेगा। होगा ना ये सिचुएशन? यस सर। अब यानी कि स्प्रिंग फोर्स लगाना बंद कर दिया। देखो कॉलिजन कब स्टार्ट हुआ? जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो स्प्रिंग उसमें से कंप्रेशन में जाना चालू हुआ, तो एक पे आगे एक पे पीछे लगाना, उसी समय से इस समय कॉलिजन स्टार्ट हो गया, ठीक है? और कॉलिजन कब मेरा खत्म हो रहा है? तो कॉलिजन मेरा जब खत्म हो रहा है जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गया, ये अलग। देखो ये इसका पीछे वाला का स्पीड, पहले पीछे वाला का ज्यादा था, आगे वाला का कम था। अब क्या हो गया? अब आगे वाला का ज्यादा हो गया, पीछे वाला का कम हो गया। अब और नेचुरल लेंथ में भी ये चला गया। अब स्प्रिंग फोर्स लगाना बंद कर दिया, यानी कि यहीं तक कॉलिजन था। कॉलिजन कहाँ तक था? जब तक पीछे वाला स्पीड आगे वाला से ज्यादा था, जैसे ही टच किया स्प्रिंग को, कॉलिजन स्टार्ट, मैक्सिमम कंप्रेशन तक पहुंचा, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन से फिर अपने नेचुरल लेंथ में आया, उसके बाद फिर दोनों अब अलग हो रहा है, यानी नेचुरल लेंथ तक आया। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? अब इस प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो जितना वो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ था, स्प्रिंग वापस एनर्जी कर देगा दोनों को, ठीक है? अब यही होगा कि अब काइनेटिक एनर्जी अभी भी सिस्टम का टोटल कंजर्व होगा, क्योंकि स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है और स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है। अब यही कि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी अलग है, लेकिन कॉलिजन के पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिख रहे हैं? हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m2 u2 स्क्वायर, यही ना? कॉलिजन के बाद क्या लिख रहे हैं? कॉलिजन के बाद लिख रहे हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब इसका स्पीड हो गया और इसका v2 हो गया, लेकिन कॉलिजन के पहले या कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था कॉलिजन के पहले भी, कॉलिजन के बाद भी नेचुरल लेंथ में आ गया, तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब जो भी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो जिस कॉलिजन प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, ये क्यों सेम हो गया?
तो स्प्रिंग जितना से कंप्रेस्ड होता है ना, फिर वापस नेचुरल लेंथ में आए तो फिर से उतना ही अपना क्या हो गया, अपना नेचुरल लेंथ अटेंड कर लिया। यानी कि जैसा स्प्रिंग शेप में था इनिशियल, फाइनली वैसा ही हो गया। ठीक है, इसलिए स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ। तो ऐसे कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। तो इसी को समझने के लिए देखो, ये सारा प्रोसेस जो होता है कॉलिजन में, स्प्रिंग मास सिस्टम से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सारा चीज होता क्या है कि जब दो बॉडी, देखो जब दो बॉडी मूव कर रहा है, ये और ये, पहले दोनों अलग अलग, एक का स्पीड है u1, एक का स्पीड है u2। u1 u2 से बड़ा है तो ये क्या होगा, पीछे वाला बॉल आगे वाला बॉल से जाके क्या होगा, कोलाइड करेगा, करेगा ना कोलाइड, बोलो। यस कोलाइड करेगा। तो देखो कॉलिजन कब स्टार्ट होगा, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, टच में आया। इसके बाद अगला प्रोसेस दिखाते हैं। देखो ये दोनों बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, यानी कि एक दूसरे को टच किया। अभी जस्ट टच किया है, इसका मतलब जस्ट अभी तक पीछे वाला का स्पीड कितना है u1 और इसका स्पीड है u2। अब बोलेंगे कि कॉलिजन इस समय से स्टार्ट हो रहा है, यही टाइम है t=0 जिस समय कॉलिजन स्टार्ट हुआ। अब होता क्या है कि दोनों बॉडी डिफॉर्म करने लगता है। देखो कैसे डिफॉर्म करता है अगला, इसके बाद स्टेप ये और ये, ठीक है ना। देखो ऐसा हो गया बीच में सरफेस। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को डिप्रेस कर रहा है। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस, दोनों ब्लॉक मिलकर स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा था ना, तो दोनों ही एक दूसरे के शेप को बदल रहा है। अगला मोमेंट पे देखो, अब ये क्या हो रहा है कि शेप डिफॉर्म होते जा रहा है। अगला मोमेंट पे और ज्यादा दोनों डिफॉर्म हो गया। अगला मोमेंट पे बॉल है ना सर। जी, तो ऐसा ही होता है। जो हर बॉडी क्या है, इनवर्स में जितना भी बॉडी है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी सबका होता है। इनवर्स में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली प्लास्टिक हो। तुमको कोई मारता है एक मुक्का से तो तुम्हारा गाल पिचकता है, हाथता है, तो फिर अपना शेप अटेंड करता है कि नहीं अटेंड करता है? करता है ना। है अभी Yes, sir. पूरा कहानी तो सुनो, अभी कहानी पूरा सुनते जाओ। अब ये देखो, अब शेप कैसा हो गया है, ये और ज्यादा डिफॉर्म हो गया ना। ये मान लो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। कहने का मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी जो हुआ नया जो हो गया चेंज करके, ये u1 डैश हो गया, इसका बदल के कितना हो गया u2 डैश। लेकिन अभी भी u1 u2 से बड़ा है। अभी भी क्या है, अभी भी u1 u2 से बड़ा है। इसका मतलब पीछे वाला अभी भी आगे वाला से ज्यादा फास्टर है, तो वो और उसको कंप्रेस करेगा ना। Yes, sir. अब डिफॉर्मेशन बढ़ेगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे आते आते अब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। इसका भी हो गया भी, अब इसका भी हो गया भी। अब दोनों इसका सेम स्पीड हो गया। अब फर्दर डिफॉर्म नहीं करेगा दोनों, लेकिन दोनों डिफॉर्म है तो दोनों एक दूसरे को पुश भी करेगा। ये इसको इधर पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये इसको इधर पुश कर रहा है। क्योंकि दो बॉडी एक दूसरे में सटा रहेगा तो एक दूसरे को पुश करेगा ना। Yes, sir. पुल नहीं ना करेगा, No, ठीक है sir. ना, पुशिंग करेगा, कांटेक्ट में आएगा। तो दोनों पुश कर रहा है। अभी बताओ
अब इसका स्पीड जो होगा और बढ़ेगा और इसका घटेगा। मतलब देखो जैसे स्प्रिंग में सब वैसा है, कहने का मतलब अब डिफॉर्मेशन घटना चालू होगा और आगे वाला का स्पीड बढ़ने लगेगा। अब सिचुएशन तुम्हारा देखो ये आया, अब धीरे धीरे फिर से डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है डिफॉर्मेशन, यानी कि अब डिफॉर्मेशन धीरे धीरे मेरा फिर से घट रहा है। अब देखो अब डिफॉर्मेशन घटा ना है, अब इसका स्पीड जो हो गया है इसको हम बोल रहे हैं V2 डैश, V2 डैश, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, V1 डैश। अब कौन बड़ा हो गया है, अब V2 डैश V1 से बड़ा है, लेकिन अभी भी दोनों सटा हुआ एक दूसरे में डिफॉर्मेशन है, तो अभी भी फोर्स दोनों पे एक दूसरे का अपोजिट। अभी फोर्स बदल गया, डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कम होता जाएगा तो फोर्स घटता जाएगा, जब जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। कहने मतलब यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में, तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को पुश करने लगा है, ये इधर पुश करने लगा है, लेकिन यहाँ पे जितना फोर्स होगा उससे ज्यादा फोर्स यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन बढ़ गया। अब डिफॉर्मेशन घटा तो ये अब फोर्स कम होने लगे, ठीक है। इसके वजह से फोर्स अभी भी V2 डैश पे आगे वाला पे आगे, पीछे वाला पे पीछे है, तो अब आगे वाला का और स्पीड बढ़ जाएगा, एक तो ज्यादा था ही और बढ़ जाएगा, अब पीछे बढ़ाता है। अब तुम्हारा क्या होगा कि देखो अब फाइनल सिचुएशन ये आ गया कि दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट हो गया, अलग हो गया ना। अब इसका वेलोसिटी हो गया V2, अब V2 क्या हो गया, V1 से बड़ा हो गया, और इसका वेलोसिटी हो गया V1। अब V2 चूंकि V1 से बड़ा है तो अब पीछे वाला आगे वाला से कम स्पीड है, तो अब आगे वाला दूर चला जाएगा पीछे वाला से, अब दोनों अलग हो जाएगा। तो जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो वो कॉलिजन के बाद फिर दोनों अलग होता है। शुरू में दोनों के बीच में सेपरेशन घटता है, यानी शुरू में दोनों के बीच में क्या होता है, अप्रोच होता है। क्या होता है शुरू में, अप्रोच। तो कॉलिजन के पहले दोनों के बीच में अप्रोच होता है, कॉलिजन के बाद दोनों में फिर क्या हो जाता है, सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अप्रोच क्या स्टार्ट हो जाता है कॉलिजन के बाद, सेपरेशन है ना। अब ड्यूरिंग कॉलिजन पहले क्या होता है, पहले दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म करता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में पहुंचता है, फिर दोनों का स्पीड बराबर हो जाता है, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की वजह से दोनों भी अभी भी एक दूसरे को पुश कर रहा है। अब आगे वाला का वेलोसिटी पीछे वाला से बढ़ जाएगा, अब वो दोनों सेपरेट होने लगा, और जिस समय सेपरेट होने वाला है उस समय आगे वाला का वेलोसिटी पीछे वाला से ज्यादा हो जाएगा, दोनों फिर सेपरेशन अभी स्टार्ट हो गया, अब अलग हो गया दोनों, कॉलिजन यानी कि खत्म हो गया। यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉलिजन T=0 से स्टार्ट हुआ है ना, या हम लोग बोल सकते हैं कि जिस समय कॉलिजन स्टार्ट हुआ उस समय का टाइम को हम लोग TI बोल रहे हैं, इनिशियल टाइम, यानी कि कॉलिजन स्टार्टिंग का टाइम। सफिक्स में क्या लिख दिए, आई लिख दिए कि कॉलिजन स्टार्टिंग का टाइम। और यहाँ पे क्या रहा है, ये कॉलिजन अब एंड हो चुका, यानी कि कॉलिजन का पीरियड क्या था, TI से TF के बीच में कॉलिजन चल रहा था। अब देखो देख बेटा, शुरू में जैसा शेप था इस बॉल का, दोनों बॉल का, दोनों अपना अपना शेप बिल्कुल वैसा ही अटेंड कर लिया, एकदम गोल गोल हो गया ना, दोनों में से कोई डिफॉर्म रहा, नो सर नहीं। एक्चुअली जब डिफॉर्म होता है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होता है डिफॉर्मेशन में करने मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो रहा है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है ना। दोनों ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या हो रहा है कि एक का मतलब कि घट रहा है, एक का बढ़ रहा है, लेकिन पहले एक का घट ज्यादा रहा है, दूसरा का बढ़ कम रहा है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल में। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग आ गया, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था शुरू में दोनों का जोड़ के, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि 80 जूल है दोनों के जोड़ के,
अब 20 जूल क्या हो गया, 20 जूल मेरा कहाँ पे चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, डिफॉर्मेशन में चला गया। कोई बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है, जिसका मतलब कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो गया, अब इस 100 जूल में से यहाँ पे केवल बचा काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल के लिए 70 जूल, तो डिफॉर्मेशन में कितना चला गया 30 जूल, यानी पोटेंशियल देखो अभी भी दोनों का सम कितना 100 ही है, लेकिन मैक्सिमम तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम कन्वर्ट हुआ 30 जूल, यही मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। इसके बाद फिर से ये गेन करने लगा, मान लेते जब ये गेन करने लगा तो अब ये इसके पास 75 जूल है एनर्जी काइनेटिक दोनों का जोड़ के, यानी कि 25 जूल किसमें रह गया, पोटेंशियल। देखो 30 से घट के, यानी स्प्रिंग अब इलोंगेट हो रहा है, कंप्रेशन से किधर जा रहा है, नेचुरल लेंथ की तरफ, यानी स्प्रिंग एनर्जी घटने लगा, यानी डिफॉर्मेशन घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ने लगा। अब फाइनली दोनों अलग हो गया, तो फिर से दोनों का एनर्जी जब सम करोगे ना तो 100 जूल मिलेगा, और यहाँ पे दोनों में से किसी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है 0। तो 100 पहले था काइनेटिक कॉलिजन के पहले, और क्या कॉलिजन के जस्ट बाद भी 100 हो गया काइनेटिक एनर्जी। आज आपके कॉलिजन पीरियड के बीच में क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी पहले शुरू में घट रहा है, देखो घट रहा है 80 से 70 हुआ, फिर उसके बाद बढ़ना चालू होता है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर अपना इनिशियल वैल्यू अटेंड कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के पहले या कॉलिजन के बाद में अगर सेम है तो ऐसे कॉलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसा शुरू में दोनों का शेप था वैसा ही दोनों अपना अपना शेप अटेंड कर लेता है, इसलिए जो भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी वो वापस हो गया फिर से काइनेटिक। हाँ अब यही है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बदला, पहले मान लेते हैं कि इसका 60 जूल था और इसका 40 जूल था, अब क्या हो गया भाई कॉलिजन के बाद इसका 45 जूल हो गया और इसका 65 जूल हो गया, नहीं 60 40 100, इसका 55 जूल हो गया। ठीक है, तो देखो तो जोड़ के फिर से कितना हो गया 100 हो गया ना, है आगे वाला का कम था, आगे वाला का ज्यादा हो गया एनर्जी, और पीछे वाला का ज्यादा था वो कम हो गया, सेपरेट हो रहा है, समझे। यस सर। तो ऐसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, जिसमें कॉलिजन के बाद जैसा इनिशियल शेप था दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही शेप रह गया, कोई चेंज नहीं आया शेप में कॉलिजन की वजह से, दोनों अपना अपना शेप रिटर्न कर लिया। इसका मतलब दोनों अपना अपना मतलब कि क्या हो गया, इस शेप रिटर्न कर लिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में रिगेन हो गया वापस। तो ऐसे कॉलिजन को इलास्टिक बोलते हैं। लेकिन क्या देखते हो जनरली जब दो बॉडी कोलाइड करता है, रियल सिचुएशन तो यही ना होता है, जब कोलाइड करता है तो जब अलग होता है तो दोनों का शेप बिगड़ जाता है ना जी। यस सर। यस सर। तो देखो मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद अपना शेप रिगेन करने का कोशिश करता है ना, मतलब दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हुआ, और अलग होते समय दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन शेप जो हो गया वो बिगड़ चुका है। देखो दिखा रहे हैं शेप क्या हो गया है, यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं इन लोग का, दोनों का शेप बिगड़ गया है। देखो शेप क्या हो गया, दोनों का बिगड़ गया है, यस सर। चपटा हो गया है ना दोनों का एक एक साइड। तो ये हुआ क्या, यानी कि स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में नहीं पूरा वापस आ पाया, इसका मतलब पूरा का पूरा कुछ एनर्जी किसमें रह गया, डिफॉर्मेशन में रह गया, इसका मतलब पूरा एनर्जी यहाँ पे वापस नहीं हो पाया, दोनों अलग हो गया। तो अलग हो गया अब दोनों एक दूसरे से, तो दोनों अब एक दूसरे पे फोर्स लगाना बंद न कर दिया यहाँ पे, अब ये इस पे इधर फोर्स नहीं लगा रहा, ना ये भी लगा सकता क्योंकि दोनों अलग हो चुका, ये फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन शेप डिफॉर्म रह गया। इसका मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में रह गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा 60 जूल इसका बोले थे ना एग्जाम्पल में, इसका 40। ऐसा सर किस केस में हो सकता है? ज्यादातर केस में यही होता है, दो गाड़ी टकराता है तो देखता है दोनों का शेप बिगड़ जाता है, यस यस सर। है ना। नहीं तो तुम क्या करो, घर में कोई सामान है
कंचन बर्तन उर्तन है ये Yes, कढ़ाई sir. है ना, किचन में से कढ़ाई उड़ाई स्टील का निकालो, दीवार पे मारो, दोनों का शेप बिगड़ेगा। कढ़ाई भी चिपकेगा और दीवार भी टूटेगा, थोड़ा उसका भी शेप बिगड़ेगा। करके देखो, उसके बाद बेटा जानते हो तुम्हारा भी शेप बिगड़ेगा, फिर मम्मी तुमको छोड़ेगी नहीं। यस सर। शेप बिगड़ गया, इसका मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वापस नहीं आ पाएगा पूरा काइनेटिक एनर्जी। तो देखो उस 60 जूल से, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि कहाँ पे आ गया, ई आ गया फॉर एग्जाम्पल के लिए 60 जूल से 35 जूल पे, कितना पे आ गया, 35 जूल पे, ठीक है। और ये कितना चला गया, ई 50 जूल पे चला गया। तो देखो दोनों का सम कितना हो गया, 35 और 50, 85। देखो अभी भी आगे वाला का भरा 40 से बढ़ के 50 हो गया, अब पीछे वाला का 60 से घट के 35 हो गया। लेकिन अब दोनों का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी 85 जूल है। पहले शुरू में क्या था, कॉलिजन के जस्ट पहले 100 जूल था, अब अलग होने के बाद 85 जूल पहले से कम रह गया। यानी कि शुरू में जितना काइनेटिक एनर्जी था, कॉलिजन के बाद हमेशा काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगा। दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गया, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करा, जो आगे वाला है उसका वेलोसिटी पीछे वाला से बढ़ जाए, यानी सेपरेशन हो गया और टोटल एनर्जी वापस नहीं रिगेन कर पाया। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 100 जूल, वो वापस नहीं रिगेन हो पाया। यानी कि कुछ एनर्जी किसमें गया, जो शेप इसका बिगड़ गया ना, इसी में स्टोर हो गया एनर्जी। कोई बॉडी डिफॉर्म होता है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है ना। एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स क्या है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस के बीच का फोर्स है। तो यानी कि ये शेप बिगड़ गया तो मॉलिक्यूल का पोजीशन बदल गया एटम में, इस बॉडी में, तो उसके बीच में तुम्हारा क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी अब इसका पहले से ज्यादा हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का घट गया। आया समझ में। तो जिस कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, इनिशियल कॉलिजन के जस्ट पहले जो एनर्जी उससे कम हो जाए तो उसे इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। लेकिन दोनों बॉडी क्या हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाए, है ना। आया समझ में। इनइलास्टिक कॉलिजन क्या हुआ, अगर पूरा एनर्जी रिगेन कर लिया अलग हो गया तो इलास्टिक, पूरा एनर्जी रिगेन नहीं कर पाया अलग हो गया तो इनइलास्टिक। यस समझ। अब देखो देखो बीच का स्टेट हुआ है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पहुंचा है, यस सर। दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, फोर्सो खत्म हो गया, गायब हो गया। अब फोर्स गायब हो गया तो क्या होता है कि इसको अपना शेप रिगेन करने का कोई टेंडेंसी नहीं रह जाता। ये जिस शेप में पहुंच गया ना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में, उसी में रहना चाहता है। ये फोर्स इसके बाद गायब हो जाता है, इमीडिएट दोनों फोर्स गायब हो जाएगा और दोनों एक साथ मूव करने लगेगा। ऐसा होता है जैसे कोई गाड़ी जा रहा है, पीछे से गीला मिट्टी मार दो तो उसके साथ चिपक जाता है ना, है? यस। तो चिपक जाता है, कहने का मतलब क्या गया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में पहुंचने के बाद दोनों का वेलोसिटी जब सेम हो गया, उसका टेंडेंसी नहीं होता कि अलग हो। मतलब जैसे ही मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में पहुंचा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक पहुंचने तक फोर्स रहेगा, उसके बाद अचानक से दोनों फोर्स एक साथ गायब हो जाएगा, यानी दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करना एक साथ चालू कर देगा। यानी कि इसमें क्या हुआ था, मेरा काइनेटिक एनर्जी देखो ये 60 जूल था और ये 40 जूल था, और क्या बोले थे, यहाँ पे जब दोनों का वेलोसिटी मेरा बराबर हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे मेरा 30 जूल का लॉस था। दोनों का सम ऑफ एनर्जी कितना था, दोनों का सम ऑफ एनर्जी 70 जूल था। मान ले एक का 40 जूल हो गया, नहीं एक का और कम कर देते हैं, इसका 60 जूल था, इसका 40 जूल, 100 हो गया। अब इसका बढ़ के हम 50 जूल कर दिए और इसका एनर्जी कितना कर देते हैं, इसका 20 जूल कर देते हैं, ठीक है? तो जोड़ के 70 हो गया, तो लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, 30 जूल। अब शुरू में था कितना, 100 जूल। अभी देखो अब क्या हो गया, यही दोनों अब मैक्सिमम स्पीड से दोनों मूव कर रहा है, दोनों कॉमन स्पीड से मूव कर रहा है, सॉरी एक साथ। अब 30 जूल का लॉस हो गया। और जितना ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, अब इसको सेफ रिगेन करने का टेंडेंसी, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में चला गया, अब वापस आना ही नहीं चाहता है, वो मैक्सिमम कंप्रेशन में रहना चाहता है।
स्प्रिंग के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बॉडी के साथ ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या है, घर में आटा, मम्मी अगर तुम्हारा क्या रोटी बनाने के लिए, अब घर में सबका आटा हो गया होगा ना जी, उसको साना जा चुका है रोटी बनाने के लिए। अब वो आटा का लो, उस पर क्या करो, उसको एक मुक्का मारो, जिस शेप में वो मारोगे ये मुक्का लगने के बाद औसने शेप में रह जाए, उसका टेंडेंसी नहीं होता अपना शेप रिवील करने का। होता है मुक्का है? का तो इनलास्टिक हो गया सर। यानी कि जैसा शेप में, अब वो आटा का है ना पूरा उठा लो, जो आटा गूथा गया है, ठीक है, और उसको लेके मार दो दीवार पे, सामने वाला दीवार, उससे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाए, यानी मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया, और उसके बाद वो अलग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग क्यों नहीं होना चाहेगा सर, क्योंकि वेलोसिटी सेम हो गया। क्योंकि देखो जैसे ही दोनों का वेलोसिटी बराबर हुआ, जैसे वाल तो हिलेगा नहीं अपने जगह से, जीरो है, आटा भी जाके उस पर चिपक गया, उसका भी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, अब वो अलग भी नहीं होना चाह रहा। क्यों अलग कब होता, जब ये दोनों को, ये देखो ये दोनों फोर्स ही ना अलग करता है दोनों को, है? यस आटा का शेप क्या होता है, वो बाल से चिपक जाने के बाद ये दोनों फोर्स इमीडिएट गायब हो जाता है, यानी कि टेंडेंसी ही नहीं रह जाता है अपना शेप में आए, आटा को जिस शेप में ले जाओगे उसी शेप में रह जाता है, यानी कि उसको अपने शेप में आने का टेंडेंसी नहीं है। यही तो इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, चाहे क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी ट्राई टू रिगेन इट्स शेप। पढ़ा है ना? यस नहीं पढ़ा? और जब बॉडी अपना शेप रिगेन करने का टेंडेंसी खत्म कर देता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। वो बॉडी प्लास्टिक हो गया। तो क्या था, एग्जैक्ट प्लास्टिक कोई बॉडी नहीं, आटा में भी थोड़ा सा शेप रिगेन करने का टेंडेंसी होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसको निग्लिजिबल चलो मान लो, ठीक है ना? तो ये सब प्लास्टिक बॉडी होगी। बहुत बार देखोगे कॉलिजन में आमने सामने से दो गाड़ी आया और दोनों एक दूसरे में चिपक गए, कभी कभी ऐसा होता है ना, कॉलिजन अलग नहीं हो पाता, फंस जाता है, क्लिंग कर गया, यानी कि दोनों फंस गया एक दूसरे में, तो जस्ट कॉलिजन के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेगा, एक साथ भागेगा, तो वो कौन सा कॉलिजन कहलाएगा? इस कॉलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में बॉडी का शेप डिफॉर्म होने के बाद बॉडी को कोई टेंडेंसी ही नहीं रह जाता है एक दूसरे से अलग होने का, वो चाहता है कि एक ही साथ दोनों मूव करें। क्या करें? एक ही साथ मूव करें, है ना? यानी कि मैक्सिमम डिफॉर्म, मतलब काइनेटिक एनर्जी को जितना मैक्सिमम डिफॉर्म करना था, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद वो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं जाना चाहता, जरा सा भी नहीं जाना चाहता। तब वो बॉडी, उसी दोनों बॉडी उस सेम वेलोसिटी से लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मूव करेगा। तो ऐसे कॉलिजन को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। समझा? यही तीनों चीज यहाँ पे लिखा हुआ। देखो इलास्टिक कॉलिजन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन टाइम डेल्टा इज नॉट कंजर्व। देखो कॉलिजन टाइम के समय कंजर्व नहीं होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को, अब बॉडी चूंकि डिफॉर्म कर रहा है एक बॉडी दूसरे बॉडी को, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, बट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द फाइनल। लेकिन फाइनली फिर क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद फिर शेप रिगेन होना स्टार्ट होता है, और दोनों कंप्लीटली अपना अपना शेप रिगेन कर लेता है, यानी कि पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में है, यानी कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया सिस्टम का। सच अ कॉलिजन इज कॉल्ड एन इलास्टिक कॉलिजन। ऐसे ही कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या हुआ? अ कॉलिजन इन विच द टू बॉडी मूव टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन इज कॉल्ड। देखो कॉलिजन के बाद दोनों एक ही साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, यानी कि शेप रिगेन करने का मैक्सिमम जितना डिफॉर्म होना था हो गया, और शेप रिगेन करने का कोई टेंडेंसी दोनों के बीच में नहीं बचा। So delta T is not constant elastic में, ये नहीं समझ रहे थे क्या? डेल्टा T is not constant लिखा हुआ है during the collision time। अरे डेल्टा टी नहीं लिखा है भैया, लिखा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। किस समय? ड्यूरिंग द कॉलिजन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया? डेल्टा टी जो हो गया फाइनल जिस समय सेपरेट हुआ और इनिशियल जिस समय कॉलिजन स्टार्ट हुआ, यही ना डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल जिसके बीच में कॉलिजन हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो जरा सा भी टेंडेंसी नहीं है अपना शेप रिगेन करने का, तो ऐसे कॉलिजन को या तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं या इसी को कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। और इन दोनों का बीच का कॉलिजन जिसमें कि
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी के टेंडेंसी है शेप रिगेन करने का, लेकिन थोड़ा कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो उस कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कॉलिजन। द इंटरमीडिएट केस, मतलब कौन सा इंटरमीडिएट? इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच का। डिफॉर्मेशन इज पार्शियली रिलीव, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होने के बाद वो थोड़ा सा अपना शेप को रिगेन करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता है। एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो जिसकी वजह से क्या था, कुछ काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में लॉस्ट में रह जाता है, इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। यानी कि किस कॉलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक में। इनइलास्टिक में भी लॉस होता है, लेकिन कुछ रिगेन हो जाता है ना, कुछ रिगेन हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। वही अगर पूरा रिगेन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। आया समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होता है सर? काइनेटिक एनर्जी इसमें भी बदल रहा है और इसमें भी बदल रहा है, दोनों में। इसमें नहीं बदल रहा है, इनिशियल और फाइनल। ड्यूरिंग कॉलिजन इसमें भी बदलता है, काइनेटिक से कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये पोटेंशियल फिर वापस काइनेटिक में चला आता है, इसमें पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में नहीं आता है, इन दोनों में इनिशियल और फाइनल कभी सेम होता ही नहीं। कौन? दूसरा और तीसरा केस। जबकि पहला वाला में कॉलिजन के जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद दोनों का क्या हो जाता है? सेम हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। चलो नोट करो इसको। सर स्क्रीनशॉट ले लिए सर? सर जी बोलिए, कौन सर सर कर रहा? कॉलिजन सर मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। आए कॉलिजन मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। हाँ बेटा, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। इनवर्स में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो कि तुम्हारा क्या है, एग्जैक्ट परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन प्रोड्यूस करे। ठीक है ना? वेलोसिटी बहुत कम लेकिन मतलब इनवर्स में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो कि तुम्हारा क्या परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली प्लास्टिक हो। सब इसलिए 99% केस तुम्हारा कौन सा होता है? कॉलिजन का यही होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन होता है। ये सब तो आइडियल केस है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, आइडियल केस सब। समझा ना? है? यस सर। हाँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया? यस सर। लोड कर रहे हैं। लिख लिए सर। एनर्जी के बेसिस पे कॉलिजन कितना तरह का हुआ जी? 3 तरह का। आप देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें। सर थोड़ा सा ठीक ऊपर है, कीजिए। सर ऊपर गया सर, नहीं लिखा था। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया सर। ये मॉनिटर परेशान करके रखता है, बताओ। देखिए आप, अब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसको समझने का कोशिश करें कि क्या है। देखो यहाँ पे ये दो बॉडी जिस समय कोलाइड कर रहा है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, दोनों का क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट लाइन पहले ड्रॉ करो। तो ये वाला लाइन क्या है? ये है कॉमन टेंजेंट। इसे क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, जिसमें दोनों टच कर रहा है, दोनों का ये हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है, दोनों का एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो कॉमन टेंजेंट पे जो पॉइंट, जो दोनों बॉडी के एक दूसरे के कांटेक्ट में, यहां से कॉमन टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? इसके परपेंडिकुलर यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? कॉमन नॉर्मल बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन
नॉर्मल, है ना। अब देखो, अगर कॉलिजन के समय दोनों बॉडी का वेलोसिटी इस कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग, देखो इसका भी वेलोसिटी इसी लाइन पे u1 और u2 भी इसी लाइन पे है, तो कॉलिजन के बाद भी दोनों का वेलोसिटी इसी लाइन पे रहा है। अगर कॉलिजन के समय दोनों बॉडी का वेलोसिटी अगर सेम लाइन पे हो, मतलब कौन सा लाइन पे हो, कॉमन नॉर्मल, जो दोनों का कॉमन नॉर्मल है, तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, हेड ऑन कॉलिजन। कॉलिजन। लेकिन अगर यही वेलोसिटी इस लाइन पे ना हो, कॉमन नॉर्मल पे, किसी और डायरेक्शन में हो, तो फिगर थोड़ा ऐसे बना देते हैं, एक जैसा काहे बना है। गोल बनने का नाम नहीं दे रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो लाइन हुआ, ये है क्या, कॉमन टेंजेंट, है ना। इसे क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट, ठीक ना। और ये पॉइंट दोनों का क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे क्या करें, एक दूसरा लाइन इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल। कॉलिजन के समय दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही वेलोसिटी, चलो एक का वेलोसिटी मान लेते हैं कि इधर है u1, कॉमन नॉर्मल पे नहीं है, एक का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल पे है, तो भी इस कॉलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कॉलिजन बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन। तो कॉलिजन के बाद तब क्या होगा कि दोनों का वेलोसिटी जो होगा, ठीक है ना, वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग, एक का जिसका है उसका तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग रह जाएगा, जिसका नहीं है उसका कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं रहेगा किसी और। इवन क्या हो सकता है कि दोनों का नहीं हो, ये भी सिचुएशन हो सकता है, एक का कॉमन नॉर्मल पे एक का कॉमन नॉर्मल पे नहीं है, या ये भी सिचुएशन हो सकता है कि इसका भी ना हो, तो भी इसको कौन सा कॉलिजन बोलेंगे, ऑब्लिक कॉलिजन बोलेंगे। हो सकता है कि इसका वेलोसिटी इधर कहीं था u2, या तो दोनों का वेलोसिटी उस लाइन पे कॉमन नॉर्मल के अलोंग ना हो, या दोनों में से किसी एक का हो, एक का नहीं है, तो भी कॉलिजन क्या कहलाएगा, ऑब्लिक कॉलिजन कहलाएगा। समझे, बोलो। यस सर। केवल एक ही कंडीशन में हेड ऑन कॉलिजन बोलेंगे, जब दोनों का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल पे होगा, तभी उस कॉलिजन को क्या बोलेंगे, हेड ऑन कॉलिजन बोलेंगे। दोनों में से किसी एक का भी वेलोसिटी, दोनों में से किसी एक का भी वेलोसिटी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है, एक का है एक का नहीं है, तो भी ऑब्लिक कॉलिजन, या दोनों का नहीं है तो भी उसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कॉलिजन बोलेंगे। आया समझ में, बोलो। कॉमन नॉर्मल पे यस सर, आ गया। क्या बेटा, कॉमन नॉर्मल पे अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो कॉमन नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में कहने का मतलब तुम क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं सर हाँ? कॉमन नॉर्मल बेटा कॉलिजन के पहले अगर बताओ, ये कॉलिजन ई अगर इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, तो दोनों कभी टकराएगा, वो नहीं कह रहे हैं सर, मतलब नो जैसे सर। तब
U1 का बोलो। वेलोसिटी जिस तरह लिखा है ना सर, क्या बोला? जैसे सर U1 के तरफ U2 को भी भगा दें अगर, तब कोई बात नहीं, तो भी क्या होगा, ये भी क्या कहलाएगा, इसको इधर भगा दो ऐसे। चलो अभी दिखाते हैं, कहाँ गया जी, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका वेलोसिटी इधर, इसका वेलोसिटी इधर है U2, तो भी ये कॉलिजन ऑब्लिक कॉलिजन कहलाएगा। क्यों? एक का वेलोसिटी तो लाइन पे है, लेकिन दूसरा का वेलोसिटी U1 जो है वो नहीं है इस लाइन। U1 भी सर अगर दोनों में से किसी एक का या दोनों का दोनों अगर कॉमन नॉर्मल का नहीं है वेलोसिटी, तो इस कॉलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। हाँ बोलो, क्या बोला? U1 भी सर अगर जो इसी लाइन पे हो जाए तो इसी मतलब इधर जिस गधा तरफ चप्पल खोल के मारेंगे, जब दोनों इसी लाइन पे हो जाएगा तो बोले ना कि क्या होगा, हेड ऑन कॉलिजन हो जाएगा। है 4 बार तो उस समय से बोल चुके हैं। देख इसको भी अब कर देते हैं इसी लाइन पे, ठीक है। ये हमको मॉनिटर जो है बहुत खतरनाक है, पूरा फिगर मिल जाएगा। चलो ला दूसरा फिगर बना देते हैं इससे अच्छा। देखो ये हो गया कॉमन टेंजेंट, ये हो गया कॉमन नॉर्मल, और दोनों का वेलोसिटी जो जो तुम बोल रहा है दूसरा, देखो ये इधर और ये इधर, लेकिन दोनों का वेलोसिटी है किधर बेटा? कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, ये है कॉमन नॉर्मल। यह है कॉमन टेंजेंट। तो ये कौन सा कॉलिजन कहलाएगा? हेड ऑन कॉलिजन कहलाएगा। समझ गया? हाँ सर। चलो तो यही चीज यहाँ नीचे फिर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखो when the velocity of two bodies are along the common normal, यानी कि इसी कॉमन नॉर्मल को क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसी को और क्या बोलते हैं? इसी को और साथ में कॉमन नॉर्मल को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉमन नॉर्मल को लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो जो फोर्स जो होता है कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है। ये बॉडी इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये बॉडी इस पे जो इधर फोर्स लगा, हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगता है ये दोनों फोर्स, हर केस में, चाहे हेड ऑन कॉलिजन हो या ऑब्लिक कॉलिजन हो, हमेशा फोर्स किधर लगता है? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। इसलिए वेलोसिटी जो चेंज होता है वो केवल कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाला वेलोसिटी चेंज होता है। टेंजेंट के तरफ का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का भी चेंज कॉलिजन में नहीं करता। समझ गया? When the velocity of body are along the common normal, यानी कि line of impact at the point of contact is called head-on collision, ठीक है। अब वही when the velocity of the body are not along the common normal, वही velocity common normal के along नहीं है, यानी कि line of impact के along नहीं है, at the point of contact, तो इस velocity को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? ऑब्लिक तो कॉलिजन। ऐसे कॉलिजन को ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं। लिखो जल्दी। हो गया? यस सर। हो गया सर। अब हो गया सर। सर ऊपर कीजिए सर। हाँ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑब्लिक कॉलिजन के नीचे क्या है सर? क्या? ऑब्लिक कॉलिजन के नीचे क्या है? कौन सा ऑब्लिक कॉलिजन? ये वाला? नहीं सर, नीचे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सर, ऑब्लिक कॉलिजन। ये उसका नीचे छोड़ो ना, पहले यही दो लिखना है, पहले ये दोनों लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। अच्छा ये लिख लिया ना यहाँ तक? यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद। अब कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है?
हेलो कौन? प्रणाम सर, हम जीवेश बोल रहे हैं। जीवेश अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, फोन करना आधा घंटा में। ठीक है सर। ठीक। अब पढ़ना बेटा कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस और कॉलिजन, इसका पढ़ाई देते हैं अभी आज इतना है ना? हाँ कुछ नहीं कुछ पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा हो छोड़ जाएगा। दीजिए छोड़ थोड़ा सा दे, पढ़ाइएगा सर। 11th वाला को छोड़ देते हैं, 12th वाला को नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सर।